गोस्ट गर्ल मेकअप फार्मर। पुराने समय में नालंदा के पास एक गुरुकुल में कई विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। वहाँ वे अनेक शास्त्र पढ़कर बहुत ज्ञान प्राप्त करते थे। उनमें से एक विद्यार्थी ज्ञानेश्वर था। एक दिन उनके गुरु ने कहा कि आज से तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम सब लोग लौटकर अपना जीवन शुरू कर सकते हो। सभी विद्यार्थी ने गुरु को प्रणाम किया और विदा लेकर चल दिए। तभी रामनाथ नाम का एक व्यक्ति ज्ञानेश्वर के पास आया। रामनाथ को देखकर ज्ञानेश्वर ने पूछा, काका आप यहाँ पर कैसे? कहते ही रामनाथ ने बताया कि वो लंबे समय से नालंदा में ही रह रहा है और ज्ञानेश्वर के पिता ने उसके लिए एक संदेश भेजा है। ज्ञानेश्वर ने पूछा, क्या है काका वो संदेश? रामनाथ ने बताया, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि ज्ञानेश्वर अपनी जिंदगी नालंदा में ही बिताए। कहते ही ज्ञानेश्वर ने आश्चर्य से कहा कि मैंने तो अपने गाँव में ही जीवन बिताने का सोचा था। कहते ही रामनाथ ने समझाया कि गाँव के तीनों तरफ दलदली जमीन है। गांव के उत्तर में जो भूमि है वो बहुत अच्छी है और ग्रामवासी लंबे समय से उस पर ही खेती कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10-12 सालों से वह बंजर पड़ी है। बचपन में ही गुरुकुल में पढ़ने के कारण आनंदपुर की परिस्थिति का पता नहीं है। अब आनंदपुर में आनंद नहीं बचा था। इस पर ज्ञानेश्वर ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है काका, कृपया विस्तार से बताइए। कहते ही रामनाथ काका ने बताया, ग्रामवासियों का मानना है कि उत्तर की भूमि पर भूतों का कब्जा हो गया है। जिस किसी ने भी वहाँ खेती करने की कोशिश की थी, भूतों ने उसे कष्ट दिया है। कुछ लोग बाल पूर्वक मर गए और कुछ लोग पागल हो गए। इसके बाद ग्रामवासियों ने उत्तर की भूमि से आशा छोड़ दी। वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ और घास उग गई है। इस कारण आनंदपुर की स्थिति बिगड़ गई। बहुत से ग्रामवासी आनंदपुर छोड़कर चले गए। रामनाथ ने कहा कि इसलिए वो नालंदा में रह रहा है। उन्होंने बताया कि ज्ञानेश्वर के पिता का इरादा है कि ज्ञानेश्वर यहीं पर बस जाए तो उनका परिवार भी नालंदा आ जाएगा। ज्ञानेश्वर ने जवाब दिया, ठीक है काका, लेकिन मैं एक बार जाकर परिवार से मिलकर आऊंगा। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर तुरंत आनंदपुर आ गया। उसने सभी ग्रामवासियों को बुलाकर पूछा कि उन्होंने उत्तर की भूमि को बंजर क्यों छोड़ दिया, कैसे बिना अन्न के जी रहे हैं। कहते ही एक ग्रामवासी ने कहा, हम जी नहीं रहे हैं बेटा, धीरे धीरे मर रहे हैं। जो गांव छोड़कर चले गए वो तो कब गए चले गए। उत्तर की भूमि अब खेती की नहीं भूतों की है। हर रात पर अग्नि प्रेत घूमते हैं वहाँ पर। कहते ही ज्ञानेश्वर के पिता आलोकनाथ ने कहा, हर रात भूतों के ढोल बजने की आवाज आती है। बरगद के पेड़ पर भूत दिखाई देता है। यह सब अफवाह नहीं है, गाँव का हर व्यक्ति ने इसे अपने आंखों से देखा है और कानों से सुना है। सभी ग्रामवासियों ने ये पुष्टि की कि यह बात सच है और क्योंकि ज्ञानेश्वर यहाँ पर नहीं था इसलिए उसे ये बातें पता नहीं थी। उनके अज्ञानता और भोलापन को देखकर ज्ञानेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। उसने गांव में कई लोगों से पूछा। लगभग सभी ने कहा कि उन्होंने अग्नि प्रेतों को देखा है। ढोल की आवाजें और भयानक हंसी सभी सुनी है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि 2-3 किसान भूतों की भूमि में बुरी तरह से मर गए थे। एक रात ज्ञानेश्वर बाहर आया। गली में सन्नाटा था। वह गांव के उत्तर की ओर चल दिया। गांव के अंत में पहुंचते ही उसे भूतों की भूमि में बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपरी हिस्से में कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ आग का एक बड़ा गोला उठा और बुझ गया। किसी ने भयानक रूप से हंसा, फिर सब शांत हो गया। ज्ञानेश्वर में गुस्से में उसी क्षण तय कर लिया कि उसे क्या करना है। वह घर लौटकर आकर सो गया। अगले दिन दोपहर में भोजन करने के बाद उसने अपना आवश्यक सामान एक बैग में पैक किया। उसने गांव में सबको बताया कि वो कहीं जाने का फैसला कर लिया है। गांव वाले ने उसे सलाह दी कि अरे जाना है तो दिन रहते ही निकल जाओ, सूर्यास्त होने को 1 घंटा बाकी है। तभी ज्ञानेश्वर भूतों की भूमि की ओर चल दिया, लेकिन वो उस भूमि को पार करने नहीं गया था। उसने अपना बैग एक झाड़ी में छिपा दिया। और बरगद के पेड़ के चारों ओर की जगह को ध्यान से देखा। उसका शक सही निकला। उस इलाके में आने जाने के निशान थे और वो इंसान वाले तो नहीं थे। सूर्यास्त के समय ज्ञानेश्वर ने अपना बैग खोला, उसमें से मेकअप का सामान निकाला।
और एक महिला भूत जैसा मेकअप किया। उसने कपड़े बदले, बैग पकड़ा और बरगद के पेड़ पर चढ़कर चौड़ी डाल पर आराम से बैठ गया। जब पूरी तरह अंधेरा हो गया तो उसने अपनी चिकन बिरयानी खाई, पानी पिया और भूतों का इंतजार करने लगा। रात को 2 बजे के बाद कुछ लोग भूतों की तरह भूमि में आए। ऐसा लगा जैसे वो उस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं। वे 4-5 से अधिक नहीं थे। उन्होंने एक जगह पर आग जलाई। उस आग में थोड़ा धूप गुगल डाला, वह धुआं बनकर बुझ गया। फिर उन्होंने उस आग पर खाना पकाना शुरू किया। बीच में उनमें से एक ने बड़ा सा डंडा उठाया, उस पर एक सफेद कपड़ा बांधा और उसमें बरगद के पेड़ के पास हिलाकर रख दिया। बीच बीच में कोई सियार की तरह चिल्लाया और एक भयानक रूप से हंसा। इस तरह वो आधी रात बीत जाते तक भूतों का खेल खेल रहे थे। तीसरी पहर में कुछ और लोग आकर उनसे मिल गए। ज्ञानेश्वर ने देखा कि वो कुछ गठरिया लेकर आए थे। उन्होंने आग से एक जलती हुई लकड़ी निकाली, धीरे से बरगद के पेड़ के नीचे आए। वहीं रखी एक बड़ी चट्टान को हटाया और गड्ढा खोदा। कुछ मिट्टी निकालने के बाद ज्ञानेश्वर ने देखा कि नीचे और भी कई गठरिया थी। उन्होंने अपनी लाई हुई गठरियों को उस गड्ढे में रख दिया। फिर ऊपर से चट्टान डालकर चट्टान को वापस उसी जगह पर रख दिया। थोड़ी देर और भूतों का खेल खेलने के बाद सभी अपने अपने ठिकाने की ओर चल गए। उनके जाने के बाद ज्ञानेश्वर सो गया। उसकी जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह पेड़ से नीचे उतरा, अपना वेश उतारा और गांव लौट आया। गांव वाले ने पूछा, जाने के लिए निकले थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कहाँ गए थे? कहते ही ज्ञानेश्वर ने कहा, अरे मैं कहाँ जाता, मैं तो रात भर भूतों की भूमि में था, भूतों के साथ समय बिताया है। कहते ही ग्रामवासी ने पूछा, भूतों ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? कहते ही ज्ञानेश्वर ने कहा, अरे वो हमारे जैसे ही इंसान है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो उनको हमसे ही खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें एक चित्र दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। कहते ही यह जानकर वह उन भूतों की भूमि में बुला रहा है। कई लोग डर गए। ज्ञानेश्वर ने अपने साथ 5-6 बहादुर लड़कों को लेकर दोपहर के समय पर उन भूतों की भूमि में गया। उसने उन्हें दिखाया, अरे देखो, ये भूतों द्वारा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए चूल्हे के पत्थर है। ये जलती हुई लकड़ी की राख है। यह गूगल का चूर्ण है जो आग में डालते समय छिड़क कर बगल में गिरा दिया गया। आग के गुगल डालने से ही वह अग्नि प्रेत बन जाता है। क्या भूत खाना पकाकर खाते हैं? जिन्हें तुम भूत समझते हो वो चोर है। वो सब मिलकर करीब 10 लोग होंगे। बरगद के पेड़ पर भूतों का हिलना क्या था जानते हो? उन्होंने एक बड़े डंडे पर कपड़ा बांध कर हिलाया था। मैं रात भर इस बरगद के पेड़ पर बैठकर उनके सारे खेल देख रहा था। मेरा अनुमान है कि वो सरहद के उस पार जंगल में रहते हैं और रात में चोरी करते हैं और चोरी का माल इस बरगद के पेड़ के पास इस चट्टान के नीचे दबा देते हैं। हटाओ इस चट्टान को, किनारे करो। कहते ही सब मिलकर जोर लगाया। वो चट्टान हट गई। इससे नीचे खुदाई करने पर छोटी बड़ी कई गठरियां थी। वो सब मिलकर उन गठरियों को गांव में ले आए। गांववासी इकट्ठा हुए। ज्ञानेश्वर ने उन्हें सब कुछ बताया। उसकी बातों पर सबने विश्वास कर लिया। इन चोरों को जिन्होंने 12 साल से अपने गांव को बर्बाद किया, इन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। और उन्होंने तय किया कि इन लोगों को पकड़कर पड़ोस के राजा को सौंप देंगे। जो चोरी का माल मिला है उसे राजा को दे देंगे और जो भी इनाम मिलेगा उसे स्वीकार करेंगे। इसके बाद हम सब मिलकर उत्तर की भूमि पर खेती करेंगे। उसी रात तीसरे पहर चोर बरगद के पेड़ के नीचे चट्टान हटाकर मिट्टी खोदने आए। अपनी थैलियां गायब पाकर वो हैरान रह गए। गांव वालों ने सभी चोरों पर लाठियों से धाड़ मारकर उनको बंदी बनाकर
बाजू के राज्य में लेकर गए। पड़ोस के राजा विक्रम सिंह चोरों को पकड़े जाने से बहुत प्रसन्न हुए। पिछले 15 सालों से चोरियां हो रही थी। राजा ने चोरों को और लूटे गए सामान को पकड़वाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले ज्ञानेश्वर को बड़ा इनाम दिया। आनंदपुर के गांव को भी बहुत सारा अनाज इनाम में मिला। उसी साल आनंदपुर के किसान ने उत्तर की भूमि को साफ किया, खेत जोते और फसलें उगाई। इसके बाद आनंदपुर की गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई और सब लोग वहां पर खुशी से रहने लगे।